Hello and welcome to all of you. I am Amit Prohit, lecturer, Civil, Government Polytechnic College, जोधपुर। हम लोग जो है सिविल ब्रांच के थर्ड ईयर के सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उसके चैप्टर 1 फ्रेम्स में हमने टाइप्स ऑफ फ्रेम और फ्रेम्स के एनालिसिस के मेथड के बारे में स्टडी करी थी। फ्रेम के एनालिसिस के लिए दो मेथड हैं, एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। आप लोगों के सिलेबस में एनालिटिकल मेथड है जिसमें दो मेथड हैं, मेथड ऑफ जॉइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन या मोमेंट मेथड। पिछले वीडियो में हमने मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में इंट्रोडक्शन और स्टडी करा था, और आज हम लोग जो है मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में और स्टडी करेंगे, उसके स्टेप्स के बारे में देखेंगे और एक उस पर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके पहले कोई भी फ्रेम का एनालिसिस या उसके मेंबर्स के अंदर फोर्स कैलकुलेशन के पहले हम अगर ये उसमें पता कर लें कि कुछ मेंबर्स के अंदर जो है फोर्स की वैल्यू जीरो आती है, ऐसा अगर हम देख कर पता कर लें तो हमें कैलकुलेशन का टाइम बचा सकते हैं। तो कुछ एक दो रूल्स हैं, उसको अगर हम फॉलो करें तो हम पहले बिना कैलकुलेशन किए ये पता कर सकते हैं कि किन मेंबर्स में फोर्स का जो वैल्यू है वो ज़ीरो आएगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस फिगर में, मेंबर जो बी सी और सी डी है, सी जॉइंट है, जॉइंट सी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ना कोई रिएक्शन आ रही है, और ये दोनों नॉन लीनियर है मेंबर्स हैं। जॉइंट सी पर दो ही मेंबर जुड़ रहे हैं और दोनों आपस में नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब है एक ही लाइन में नहीं है, एक रेखा के अनुदिश नहीं है। तो इफ़ ओनली टू नॉन को लीनियर मेंबर्स exist at a truss joint and no external force or support reaction is applied to the joint, the member must be zero force member। तो ऐसा मेंबर में जो है फोर्स जीरो होगा। तो फोर्स बी सी और सी डी में फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी। उसके बाद में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बी सी और सी डी जो है वो कोलीनियर फोर्स हैं। उसी तरह ए बी और ए बी और ए ई जो है ये भी नॉन लीनियर नॉन कोलीनियर मेंबर्स हैं, और जॉइंट ए के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या रिएक्शन नहीं लग रहा है। तो इस कारण से ए बी और ए ई के अंदर भी फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी। ऐसा हम देख कर पता लगा सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए। ये जो मेंबर हैं सी डी और सी बी, अभी हालांकि इन मेंबर्स में फोर्स नहीं आ रहा है अभी वाली लोडिंग के लिए, परंतु लोडिंग टाइप कुछ बदलने के कारण इन मेंबर्स में फोर्स आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें फोर्स नहीं आ रहा है तो ये मेंबर यूजलेस है, पर ये स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। दूसरा रूल क्या है, अगर किसी पॉइंट जॉइंट के ऊपर तीन मेंबर जुड़ रहे हैं, इफ़ थ्री मेंबर्स आर joining at a point and out of them two are collinear and also no external load acts at joint, the third member is a zero force member। अगर किसी जॉइंट पे तीन मेंबर जुड़ रहे हैं, जॉइंट हो रहे हैं, उनमें से अगर दो को लीनियर है और तीसरा जो है को लीनियर नहीं है, उनका दो 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 मेंबर्स जो हैं वो को लीनियर है और उस पे जॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है, कोई रिएक्शन नहीं आ रही है, तो तीसरे मेंबर में जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। इसके बाद में मेथड ऑफ जॉइंट हम लोगों ने जैसे पिछले लेक्चर में उसके बारे में स्टडी करी थी। मेथड ऑफ जॉइंट के स्टेप्स हम वापस देख लेते हैं एक बार।
मेथड जॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, एक जॉइंट को एट ए टाइम एक जॉइंट लेते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसको फ्रेम से काट कर अलग कर लेते हैं, आइसोलेटेड कर लेते हैं, फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके इक्विलिब्रियम को कंसीडर करते हैं। और ऐसे जॉइंट को लेना है सबसे पहले जिस पर अननोन फोर्स की जो नंबर है वो 2 से ज़्यादा नहीं हो। ऐसे करके एक एक जॉइंट को सॉल्व करते जाते हैं और उस तरह से पूरे फ्रेम के सभी जॉइंट्स को सॉल्व करते हैं, तब हमें सभी मेंबर्स में फोर्स की वैल्यू मिल जाती है। और हर एक जॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास में 2 रहती है, सिग्मा x इक्वल टू 0, सिग्मा y इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड आउट एक्सटर्नल रिएक्शन एट सपोर्ट्स ऑफ द ट्रस। मैं जो भी ट्रस गिवन है, सिंपली सपोर्टेड हो चाहे कैंटिलीवर ट्रस हो, हमें उसके पहले सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेनी चाहिए। हालांकि कैंटिलीवर ट्रस के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, कैंटिलीवर ट्रस में बिना सपोर्ट रिएक्शन निकाले भी सॉल्यूशन जॉइंट को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड ट्रस अगर है तो सबसे पहले जो है दोनों सपोर्ट्स के ऊपर रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पूरे फ्रेम का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हुए सिग्मा v इक्वल टू 0, सिग्मा h इक्वल टू 0 एंड सिग्मा m इक्वल टू 0, तीनों को लगाते हुए उसमें रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड में फिर क्या करेंगे, ऐसा जॉइंट लेना है जिस पर अननोन फोर्स की वैल्यू 2 है। कंसीडर ए जॉइंट विथ 2 अननोन्स। इन सिंपली सपोर्टेड ट्रस द जॉइंट एट सपोर्ट हैज़ 2 अननोन। नॉर्मली जो होता है सिंपली सपोर्टेड ट्रस के अंदर जॉइंट के ऊपर जो है 2 ही मेंबर आके जुड़ते हैं, तो उस जॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दोनों में जॉइंट के ऊपर 2 ही मेंबर आ रहे हैं तो किसी भी जॉइंट से, लेफ़्ट जॉइंट या राइट जॉइंट से कैलकुलेशन या एनालिसिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले उस जॉइंट को ले लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और कैंटिलीवर ट्रस के अंदर जो है बिना सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट किए स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो लास्ट में इसका जो फ्री पार्ट है, फ्री सपोर्टेड फ्री एंड जो है उसके ऊपर 2 मेंबर्स नॉर्मली जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ से सीधा जो है सॉल्यूशन स्टार्ट किया जा सकता है। ड्रॉ ए सर्किल नियर द जॉइंट अंडर कंसिडरेशन एंड ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। जिस जॉइंट को सॉल्व करना है उसके चारों तरफ गोल राउंड लगाते हुए उसको क्रॉस सेक्शन लेंगे और उसको काट कर आइसोलेटेड कर लेंगे, अलग कर लेंगे, जॉइंट को अलग कर लेंगे और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। और उस पर सभी अननोन और नोन फोर्स मार्क कर लेंगे। जॉइंट का, अगर जॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो जॉइंट का जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसको काट के अलग करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उस पर रिएक्शन और अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो मार्क कर देंगे, अननोन फोर्स वो भी मार्क कर देंगे। सभी मेंबर्स में पहले उसमें टेंशन एज्यूम कर लेंगे, अननोन फोर्स की नेचर जो है वो टेंशन एज्यूम कर लेंगे। फिर अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, सिग्मा x इक्वल टू 0, सिग्मा y इक्वल टू 0 एट द जॉइंट अंडर कंसिडरेशन। उसके जॉइंट के सभी फोर्सेज के कंपोनेंट लेंगे x डायरेक्शन में और उनका जो एल्जेब्रिक सम है उसको 0 कर देंगे और उस पर लगने वाले सभी फोर्सेज का वर्टिकल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम भी 0 करके सिग्मा x इक्वल टू 0, सिग्मा y इक्वल टू 0, 2 इक्वेशन लगाएंगे और उनको अगर सॉल्व हो सकती है तो उनको सॉल्व कर लेंगे और फोर्स की वैल्यू, उस पर अननोन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर अननोन फोर्स की वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब उसमें उस मेंबर में टेंशन है, यानी कि फोर्स जो है वो जॉइंट से अवे दूर लग रहा है। और अगर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने पे नेगेटिव आती है तो इसका मतलब उसमें टेंशन है और फोर्स उसमें ऐसा होगा जो कि उसको जॉइंट को पुश कर रहा होगा। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करने के बाद में जब नेचर पता लग जाएगी प्लस या माइनस आ रहा है तो फोर्स पे ऊपर जॉइंट के उस सर्किल के अंदर मेंबर्स में फोर्स पे एरो मार्क कर देंगे। टेंशन का अगर है तो जॉइंट से दूर जाता हुआ अवे साइड के अंदर जो है एरो करेंगे और कंप्रेशन का है तो जॉइंट को पुश करते हुए एरो मार्क कर देंगे। उसके बाद में आगे वाला जॉइंट लेंगे, ऐसा जॉइंट लेंगे जहाँ पर 2 अननोन फोर्स की जो वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा नहीं हो
फिर उस जॉइंट को सॉल्व करेंगे और इसी तरह सब इक्वेशन कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन काम लेंगे और एक एक जॉइंट को सॉल्व करते हुए मेंबर्स के अंदर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। इस तरह से पूरे फ्रेम के सभी मेंबर्स में फोर्स कैलकुलेट करना हो तो एक एक जॉइंट को सॉल्व करते रहेंगे। अगर किसी एक ही या दो ही मेंबर में एक बड़ा ट्रस गिवन है, बड़ा फ्रेम गिवन है और एक या दो मेंबर में ही फोर्स निकालना है तो ये मेथड जो है वो सूटेबल नहीं रहता है, क्योंकि इसमें बीच वाला अगर कोई मेंबर दे दिया है तो एक एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए वहाँ तक जाना पड़ेगा, तो ये लेंदी पड़ता है। अगर एक या दो ही मेंबर में फोर्स निकालना हो तो मेथड ऑफ सेक्शन यूज़ करना चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी हम जो है मेथड ऑफ जॉइंट के ऊपर जो है एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम मेथड को अच्छे से समझने में सहायता मिलेगी। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये फिगर गिवन है क्वेश्चन का। द वारेन ट्रस शोन इन फिगर, ये ऐसा जो ट्रस होता है उसे वारेन ट्रस कहते हैं। द वारेन ट्रस इन फिगर इज बिल्ट अप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑफ 4 मीटर साइड्स। ये जो है समबाहु त्रिभुज शेप में बना हुआ है, सभी इसकी जो साइड्स है वो 4 मीटर है। इट इज़ लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में ये दिखाया गया है वैसे इस पर लोड लगे हुए हैं 10 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन। फाइंड आउट द फोर्सेज इन द मेंबर, सभी मेंबर्स के अंदर फोर्स निकालना है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये नॉमनक्लेचर जो है उसका नामकरण करने का तरीका होता है, जो लोअर मेंबर्स होते हैं, नीचे वाले जो लोअर कॉर्ड मेंबर्स हैं उनको एल से डिनोट करते हैं और एल नॉट L1 L2 ऐसे नंबरिंग करते हैं, और ऊपर वाले जो जॉइंट हैं उनको जो है U1 U2 U3 इस तरह से नंबर देते हैं। क्वेश्चन में चूँकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये जो सारे इसके एंगल इंटरनल एंगल है वो 60 डिग्री रहेंगे, और एल नॉट सपोर्ट के ऊपर हिंज सपोर्ट लगा हुआ है और L2 पर रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। तो इसका मतलब जो ये गिवन ट्रस है इसके अंदर दो पैनल हैं, 4-4 मीटर के दो पैनल हैं, और 1 2 3 4 5 इसके अंदर जॉइंट हैं और 7 इसके अंदर मेंबर हैं। इसको हम अगर चेक करेंगे तो 2J-3, 2 इंटू जॉइंट की वैल्यू 5 है तो 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 -3 यानी 7। तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 7 हैं ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट फ्रेम है और स्टैटिकली डिटरमिनेट फ्रेम है। एक्सटर्नली कैसे पता चलेगा, रोलर सपोर्ट पर एक रिएक्शन आती है और हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन आती है, तो टोटल रिएक्शन की जो अननोन रिएक्शन का कैपिटल R की वैल्यू 3 है, और 3 हमें इक्वेशन इक्विलिब्रियम होती है, सिग्मा H = 0, सिग्मा V = 0, सिग्मा M = 0। तो हमें जो है जो इसकी एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी है कैपिटल R माइनस स्मॉल r करेंगे तो 3 - 3 0 आएगा। तो इसका मतलब ये स्टैटिकली डिटरमिनेंट है और ये परफेक्ट फ्रेम भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो है n की वैल्यू 2J-3 के बराबर है। अब इसके अंदर जो फोर्स लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहे हैं वो U1 जॉइंट और U2 जॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, 10 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन। तो इसके एनालिसिस के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, L0 और L2 जो जो सपोर्ट्स हैं, अब चूँकि इसमें सारे लोड वर्टिकल लोड हैं तो कोई भी रिएक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगी। L0 पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का वैल्यू 0 रहेगा, और L2 जो है रोलर सपोर्ट है वहाँ पे केवल वर्टिकल रिएक्शन आएगी R2, और L0 पे R1। तो रिएक्शन की वैल्यू R1 और R2 कैलकुलेट कर लेंगे। पूरे फ्रेम को जो है पूरा फ्रेम इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो इस पे साम्यावस्था की शर्तें लगा देंगे, सिग्मा V = 0 और सिग्मा M = 0। सिग्मा H = 0 लगाएंगे तो हमें जो है ये पता चलेगा कि जो लेफ़्ट सपोर्ट है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का मान 0 है। तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सभी फोर्सेज का मोमेंट ले लेंगे। मोमेंट मान लो हमने ले लिया L0 पॉइंट के रेस्पेक्ट में, L0 जॉइंट के रेस्पेक्ट में हमने सभी बलों का आघूर्ण लिया। तो सबसे पहले चूँकि R1 उसी में से जा रहा है तो R1 की और वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी, तो R1 × 0। फिर हमने मान लिया कि क्लॉकवाइज जो मोमेंट है वो पॉजिटिव है, तो 10
जो है वो वर्टिकल फोर्स है, उसका मोमेंट आएगा 10 इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एल नॉट से जो है 10 वाले फोर्स की क्रिया रेखा पे लंब डालेंगे तो वो हमें जो ये इसका जो वर्टेक्स होता है, शीर्ष होता है समबाहु त्रिभुज का, वो मिड मिड लेंथ पर होता है। तो 4 मीटर अगर इसकी ये साइड है तो जो 10 किलो न्यूटन की फोर्स की जो क्रिया रेखा है वो 2 मीटर पे, यहाँ से एल नॉट से 2 मीटर की दूरी पर रहेगी। तो 10 का मोमेंट क्या आएगा, 10 इंटू 2। क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव। उसके बाद में तो 10 इंटू 2 प्लस 20 का भी क्लॉकवाइज आएगा तो प्लस, और 20 की भी जो क्रिया रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन है, वो भी यहाँ से इस वाले ट्राइंगल के मिड पॉइंट से जाएगी। तो एल नॉट से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 4 + 2 6 मीटर। तो 20 × 6, ये 20 का मोमेंट हो गया। और R2 चूँकि ऊपर की तरफ होगा, हमने एज्यूम करा है, और ऊपर नॉर्मली ऊपर की तरफ होता है, तो R2 इंटू 8 मीटर ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस में हो गया। और ये हमने सिग्मा m = 0 लगाया है L0 जॉइंट पे, L नॉट जॉइंट पे सभी मोमेंट का, सभी फोर्सेज का मोमेंट लिया है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें R2 की वैल्यू मिल रही है 17.5 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ, जैसा हमने माना था। अब हम R1 कैलकुलेट कर लेंगे, सिग्मा V = 0 लगा देंगे। R1 + R2 = टोटल लोड होना चाहिए 10 + 20, यानी R1 + R2 की वैल्यू आनी चाहिए 30। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 30 - R2, तो ये 12.5 ऊपर की तरफ। तो इस तरह से जो है हमें दोनों फोर्स, दोनों सपोर्ट के ऊपर वर्टिकल रिएक्शन मिल गई। उसके बाद में अब हम सबसे पहले जो है आप लोग देखिए कि अगर हम लेना चाहें U1 जॉइंट को, अगर सॉल्व करना चाहें, तो वहाँ पर 3 मेंबर्स मिल रहे हैं और एक फोर्स मिल रहा है। तो 4 वहाँ पे मिल रहे हैं, 4 में एक फोर्स की वैल्यू पता है, 3 मेंबर के इंटरनल फोर्स की वैल्यू नहीं पता है। उसी तरह U2 पे भी यही चीज़ हो रही है, 3 फोर्स मेंबर हैं और एक फोर्स लग रहा है। तो U2 और U1 ये सॉल्व नहीं हो सकते हैं। L1 के ऊपर 4 मेंबर मिल रहे हैं और चारों में फोर्स की वैल्यू पता नहीं है। तो L1, U1 और U2 ये तीनों ही जॉइंट जो है वो पहले सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें मेंबर जॉइंट चूज़ करना होगा, या तो L0 या L2। तो कोई सा भी जॉइंट चूज़ कर सकते हैं। सपोज हमने पहले L0 वाला जॉइंट चूज़ करा सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले जो है L0 जॉइंट हमने चूज़ करके उस पर एक सर्किल बनाया और उसको काट के, उसको आइसोलेट करके उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। जो मेंबर्स कटे, हमें यहाँ पे L0 पर एक तो रिएक्शन एक्ट हो रही है वर्टिकल अपवर्ड, और बाकी 2 मेंबर्स जो कट हुए हैं उनमें हमने फोर्स को मान लिया, पहले टेंशन एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से दूर जाता हुआ तीर बना देंगे। तो जैसे देखिए आप L0 पे 2 फोर्स हो गया, जो नीचे की तरफ वो L1 है, L0 L1 जो मेंबर है उसके हमने फोर्स एज्यूम कर लिया F L0 L1। और जो इंक्लाइंड मेंबर है, डायगोनल मेंबर है, वो L0 से U1 की तरफ है, तो F L0 U1, ये उसमें फोर्स हो गया L0 U1 मेंबर में, और ये हो गया L0 L1 में नीचे की तरफ। इसके बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो इस जॉइंट को हम सॉल्व करेंगे। इस जॉइंट पर हमने जो है साम्यावस्था की शर्तें लगाई, सिग्मा y = 0, यानी कि इस पे लगने वाले सभी फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट का सम 0 करना है। तो 12.5 ऊपर की तरफ है, हमने पॉजिटिव मान लिया इसको। और चूँकि F L0 L1 हॉरिजॉन्टल है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ही नहीं। तो इंक्लाइंड फोर्स जो लग रहा है इस पे F L0 U1, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक राइट साइड में नीचे की तरफ, एक लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ। चूँकि तीर का मुंह ऊपर की तरफ है तो इसका एक कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा उसका भी जो एरो है वो ऊपर की तरफ होगा, और ऊपर +y जो कोऑर्डिनेट साइड में हमने उसको पॉजिटिव माना है। तो 12.5 प्लस F L0 U1, और इसका जो है एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसका जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट वो हो जाएगा sin थीटा। आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई इंक्लाइंड फोर्स है जिसका एक्सिस से कोण अगर थीटा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा F sin थीटा। तो इसके अंदर जो है F sin 60 हो जाएगा, और ऊपर की तरफ है तो प्लस में।
लेकिन इनको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है, सिग्मा ये दो फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे हैं तो सिग्मा वाई इक्वल टू 0। तो ये हो गया 12.5 प्लस एफ एल नॉट यू वन साइन 60 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे एफ एल नॉट यू वन के लिए, उधर चला जाएगा -12.5 अपॉन साइन 60, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है नेगेटिव आ रही है 14.43 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसमें टेंशन एज्यूम करके ये एरो मार्क किया था, लेकिन चूंकि इसमें जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इसमें जो फोर्स का नेचर है वो कॉम्प्रेसिव है, और जो वास्तव में जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इसकी उल्टी हो जाएगी, जो कि जॉइंट को दबाते हुए होनी चाहिए। तो तीर का मुंह जो है वो जॉइंट एल नॉट को दबाते हुए होना चाहिए। उसी तरह अब हम इसमें करेंगे सिग्मा एक्स इक्वल टू 0। सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो चूँकि 12.5 जो है वो खुद वर्टिकल फोर्स है, तो इसका कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा नहीं, और एफ एल नॉट एल वन का एज इट इज़ पूरा का पूरा आ जाएगा। इसका खुद का एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो कॉस 0 करेंगे तो 1 होगा, तो वो पूरा फोर्स एफ एल नॉट एल वन पूरा आएगा, और एफ एल नॉट यू वन इसका कॉस थीटा करेंगे कॉस 60। ये दोनों मिलके, चूंकि अभी तीर का मुंह पहले अभी यही मान के चल रहे हैं, तो इसमें तीर का मुंह राइट साइड में जाएगा, दोनों का राइट साइड में है तो प्लस होकर 0 हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 है। अब हम चूंकि हमें पता है कि एफ एल नॉट यू वन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो वो एज विथ साइन रखनी है, क्योंकि जैसे हमने उसको एज्यूम किया हुआ है, जैसे उसमें एरो मार्क किया हुआ है, उस समय उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव विथ साइन पुट करनी है। कॉस 60 की वैल्यू 0.5 होती है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो एफ एल नॉट एल वन की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 7.22 किलो न्यूटन। तो ये हो गया टेंशन। ठीक है, अब हम जॉइंट लेंगे U1 जॉइंट लेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर हम एल नॉट के बाद में अगर L1 जॉइंट की तरफ जाना चाहेंगे, तब भी हमारे पास में अभी क्या हो रहा है, एल नॉट L1 फोर्स मिल गया है फोर्स, लेकिन फिर भी 3 मेंबर अभी भी अननोन है, उनमें फोर्स की वैल्यू पता नहीं है। लेकिन चूंकि अब U1 जॉइंट की तरफ अगर जाते हैं, तो U1 जॉइंट पे अब 3 मेंबर मिल रहे थे, उनमें से एक मेंबर में फोर्स पता हो गया, तो 2 मेंबर में अननोन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम जो है और उस फोर्स को भी अच्छे से मार्क कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से। U1 जॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, जो 14.43 आया था वो कंप्रेसिव था, तो अब हम जब ये इसको आइसोलेट कर रहे हैं जॉइंट U को, और फोर्स जब मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्क कर उसको पुश करते हुए मार्क कर देंगे, और अब पॉजिटिव काम ले सकते हैं, माइनस का साइन हटा लेंगे, और जो एरो है उसको पुशिंग उसको जॉइंट को दबाते हुए मार्क कर देंगे। और U1 U2 में हमने फिर टेंशन एज्यूम कर लिया, तो इसलिए वो अवे फ्रॉम द जॉइंट है, और U1 L1 में भी हमने टेंशन एज्यूम कर लिया, इसलिए वो भी अवे फ्रॉम द जॉइंट इस तरह से एरो मार्क किया हुआ है। और ये जो एंगल हैं सभी मेंबर्स में 60-60 है, और 10 किलो न्यूटन जो है वो वर्टिकल फोर्स लग रहा है। तो इसका भी हम जो है अब U1 पर सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा वाई इक्वल टू 0 लगाएंगे। तो जब हम सिग्मा वाई इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो 10 नीचे की तरफ आ रहा है, उसके बाद में जो 14.43 है इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, तो इसका क्या है कि वर्टिकल के साथ में एंगल जो है वो 30 मिल रहा है, इसका वर्टिकल के साथ में एंगल जो है वो 30 मिल रहा है, ये वाला। तो इसलिए जो है जब 14.3 का हम करेंगे कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, तो हमें मिलेगा 14.43 cos 30, क्योंकि हमने ये वाला एंगल जिससे एंगल मेजर कर रहे हैं वही हमने उधर ही कंपोनेंट निकाला है, तो इसका आएगा cos 30। अब तीर का मुंह एरो का मुंह ऊपर की तरफ है, तो ये माइनस में जाएगा। उसी तरह FU1 L1 जो है इसका भी जो वर्टिकल से जो एंगल है, इसका भी वर्टिकल से एंगल जो है वो 30 है। तो इसको भी जब कंपोनेंट निकालेंगे तो इसका भी cos 30, क्योंकि वर्टिकल से एंगल दे रहे हैं तो cos 30 वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। और तीर का मुंह एरो का मुंह नीचे की तरफ है, तो ये प्लस में जाएगा। तो हमें जब सिग्मा और U1 U2 जो मेंबर है उसके अंदर फोर्स हॉरिजॉन्टल है, वो मेंबर हॉरिजॉन्टल है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा नहीं। तो हमारे पास में 3 आएंगे, 10 का आएगा
पूरा 14.43 cos 30 ऊपर की तरफ तो माइनस, और FU1L1 cos 30 नीचे की तरफ है तो प्लस। तो 10 प्लस FU1L1 cos 30 माइनस 14.43 साइन 60 या cos 30 एक ही बात है, तो साइन 60 क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 डिग्री है। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें FU1L1 की वैल्यू प्लस में आ रही है 2.88 टेंशन, 2.88 किलो न्यूटन टेंशन। उसके बाद में जब सिग्मा H इक्वल टू 0 या सिग्मा X इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, FU1U2 पूरा का पूरा cos 0, फिर FU1L1 cos 60, 10 का कुछ आएगा नहीं, और 14.3 का cos 60, 14.43 का cos 60, और FU1L1 का भी cos 60, और ये U1U2 का पूरा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल रही है FU1U2 माइनस के अंदर माइनस 8.67 किलो न्यूटन। तो ये हमें मिलेगा कंप्रेशन में। उसके बाद में नेक्स्ट जॉइंट लेंगे। अब हम जो है अभी भी जो है, अब चाहें तो L1 जॉइंट को भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो U2 जॉइंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम U2 जॉइंट को पहले लेंगे, U2 जॉइंट को सॉल्व करेंगे। U2 जॉइंट का यहाँ पर हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। FU1U2 की वैल्यू हमें मिल गई थी माइनस के अंदर कंप्रेशन में, इसलिए इसको कंप्रेशन मार्क कर दिया है यहाँ पे। और 20 किलो न्यूटन फोर्स वर्टिकल लग रहा है, और FU2L1 और FU2L2 ये भी हमने टेंशन फोर्स, अननोन फोर्स है, वो टेंशन की तरह मार्क कर दिए हैं। अब सभी फोर्सेज का मोमेंट ले लेंगे सिग्मा एक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सभी का कंपोनेंट लेंगे, रिजोल्यूशन कर देंगे सभी फोर्सेज का और सॉल्व कर लेंगे। तो हमें एक्स डायरेक्शन में सॉल्व करने पर दोनों मेंबर चूँकि अब इंक्लाइंड है तो दोनों मेंबर जो है वो इसमें एक्सप्रेशन में आ गए हैं, अननोन फोर्स के FU2L1 और FU2L2। और उसी तरह सिग्मा y इक्वल टू 0 करेंगे तब भी ये दोनों आएंगे, तो ये हमें इक्वेशन 1 और 2 मिलेगी। अब ये इन दोनों, दो अननोन है और दो इक्वेशन है, तो ये एक तरह का साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमें FU2L2 और FU2L1 प्राप्त होंगे। तो इनको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद में जॉइंट L1 लेंगे। जॉइंट L1 को जब सॉल्व करेंगे तो अब हमें सभी मेंबर्स में फोर्स पता है, केवल एक FL1L2 में फोर्स नहीं पता है। तो वो सभी फोर्स हमने मार्क कर लिए हैं। और अब इन सभी फोर्सेज में चूंकि FL1L2 हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं, तो इसको जो है केवल सिग्मा x इक्वल टू 0 ही इक्वेशन काम लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो हमने सभी फोर्सेज के लिए सिग्मा x इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो FL1L2 की वैल्यू भी टेंशन में प्लस में आ रही है। इसके बाद में हमें क्या करना होता है, इस तरह से जो है फ्रेम का डायग्राम बना लें और सभी फोर्सेज को मार्क कर दें। कंप्रेशन वाले फोर्स जैसे FL0U1 में 14.43 कंप्रेशन का फोर्स है, तो उसको इस तरह से मार्क करेंगे ताकि तीर का निशान जो है वो जॉइंट को दबाते हुए वो, और जैसे L0L1 जो मेंबर है नीचे वाला, उसके अंदर 7.22 टेंशन आ रही है, तो उसको ऐसे मार्क करेंगे जैसे उसको वो खींच रहा हो। इन मेंबर के अंदर, मेंबर्स में फोर्स की वैल्यू की टेबल भी बनाई जा सकती है।
और इस तरह से भी जो है वो डायरेक्शन के साथ में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से जो है आज हम लोगों ने मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में स्टडी करी और एक क्वेश्चन उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। इसमें हमें मेथड तो आसान है, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स लगती है, तो इसको जो है प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत सारे करने चाहिए, ताकि जो है इस पर पूरा प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम में आपसे कोई गलती नहीं हो। बुक्स के नाम आप लोगों को पता ही है, बीसी पूनमिया है या खुरमी है, जुनारकर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में, मेथड ऑफ सेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे।